Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. जैसे कि आपको पता है जब मंथ एंड होता है तो हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो जो नवंबर मंथ है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं नवंबर 2025 की सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अगर एंड तक देखते हैं तो आप ये मान के चलिए 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस नवंबर मंथ से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बुकलेट पब्लिश की है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जनवरी 2025 से लेके नवंबर 2025 तक की बुकलेट है। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं टॉपिक वाइज इस बुकलेट को हमने डेवलप किया हुआ है। करीबन आप देख सकते हैं 16 टॉपिक्स हैं, करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है। एग्जाम में इस बुकलेट को अगर आप पढ़ के चले गए तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। कैसे मिलेगी बुकलेट? तो नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहां पर भी जाकर हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं नवंबर 2025 करंट अफेयर्स। ओके, तो सबसे पहले नवंबर में मैं डिस्कस करूंगा नेशनल अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स है इस नवंबर मंथ में उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले 8th पे कमीशन जो है, अभी आपको पता होगा बहुत न्यूज में भी है, तो उसकी चेयरमैन अपॉइंट हुई है 8th पे कमीशन की। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 8th पे कमीशन की चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा जस्टिस रंजन देसाई जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है 8th पे कमीशन का। ओके, तो आप सबको पता होगा जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा सैलरी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं जो नए चीफ जस्टिस हैं 53rd, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत और ये देश के 53rd चीफ जस्टिस हैं। अभी इन्होंने ओथ जो है वो ले ली है। और ये कब तक रहेंगे चीफ जस्टिस? ये रहेंगे 9 फरवरी 2027 तक यही चीफ जस्टिस रहेंगे, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। अभी नवंबर में ही इन्होंने ओथ ली है। ओके, और बता दूं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा से ये चीफ जस्टिस बन पाए हैं। ओके, और जिसको नहीं पता देश के पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था हरिलाल कन्हैया, यानी हरिलाल कन्हैया जो था वो पहले देश के चीफ जस्टिस थे। और 53rd कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अभी बता दूं मैं बिहार में इलेक्शंस हुए। बिहार में इलेक्शंस हुए और जो नीतीश कुमार है वो वापस से सीएम बन गए और 10th टाइम वो बिहार के सीएम बने और जेडीयू से बिलोंग करते हैं। अभी वहां पे स्पीकर भी अपॉइंट कर दिया गया है बिहार में, तो वो है डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, और 2 डिप्टी सीएम है, एक का नाम है समर्थ चौधरी और एक नाम है विजय कुमार सिन्हा। तो 2 डिप्टी सीएम है, एक सीएम हो गए। स्पीकर का नाम आपको याद रखना है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है तेजस्वी यादव। ओके, तो बिहार में आपको याद रखना है, बिहार में मतलब कह रहे थे इलेक्शंस हुए, ठीक है, लेकिन वही लोग वापस आ गए पावर में। मतलब यही पहले भी डिप्टी सीएम यही थे, सीएम भी यही थे, तो वापस से ये लोग वापस इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश की है। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा की जो स्टेट वुमेन कमीशन है, ठीक है, तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। हरियाणा की स्टेट वुमेन कमीशन अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? वो उन्होंने इंडिया की वुमेन टीम की प्लेयर है, नाम है शफाली वर्मा, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने नॉक खेला था फाइनल्स में। जो इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ था वहां मैन ऑफ द मैच भी बनी थी ये। ठीक है, और ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरियाणा की स्टेट वुमेन कमीशन की। ओके, नेक्स्ट है संजय गर्ग, ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस। बीआईएस क्या है? दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डीजी अपॉइंट हुए हैं संजय गर्ग। ये इनकी इमेज है। बता दूं मैं बीआईएस 1986 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डीजी अपॉइंट हुए संजय गर्ग। नेक्स्ट है नालसा। जिसको नालसा नहीं पता मैं आपको बताऊं, नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, और नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है। नाम है विक्रम नाथ, याद रखिए विक्रम नाथ, ये उनकी इमेज है। ये नालसा के चेयरमैन है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, देखिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसको नहीं पता, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के 1985 के, याद रखिएगा इसी एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में स्टैब्लिश है। अभी इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट चेयरमैन हुए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? सुनील पालीवाल। याद रखिए सुनील पालीवाल जो है वो इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल आईडीईए, फुल फॉर्म है, इस आइडिया का फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ओके, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं इंटरनेशनल आईडीईए। ठीक है, यह भी आईडीईए के चेयरमैन जो है, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार इंडिया चेयर्ड कर रही है इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस की, इसकी जो मीटिंग हो रही है उसको इंडिया असिस्ट कर रही है, चेयर कर रही है। और गणेश कुमार जो है वो चेयरमैन है ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की। ठीक है, तो इस बार इंडिया चेयर करी। अभी ये स्टॉकहोम जो है वहां पर पहुंचे भी हैं इसकी मीटिंग को लेने के लिए। ओके, और इंडिया फर्स्ट टाइम इंडिया इसको याद करिए चेयर कर रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हुए गणेश कुमार, जो आपको बता दूं देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। ओके, नेक्स्ट है यूनिसेफ ने इंडियन सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया है फॉर चाइल्ड राइट्स, और वो कौन है? वो एक्टर को अपॉइंट किया उन्होंने, कीर्ति सुरेश जो है, कीर्ति सुरेश को अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। ओके, अब हम आते हैं अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे, देखते हैं अब नवंबर मंथ में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स क्या क्या थी। तो देखिए सबसे पहले मिस यूनिवर्स 2025 जो कि थाईलैंड में हो रहा था, मिस यूनिवर्स 74th एडिशन का मिस यूनिवर्स था। और कौन बनी है मिस यूनिवर्स? वो बनी है फातिमा बोश, याद रखिएगा मैक्सिको से बिलोंग करती है, ये है फातिमा, मैक्सिको से है, ये मिस यूनिवर्स 2025 बनी है। ओके, नेक्स्ट है देखिए तंजानिया कंट्री। तंजानिया में आपको बता दूं अफ्रीका का अगर आप कॉन्टिनेंट देखेंगे, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आपको तंजानिया कंट्री दिख जाएगी। उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, ये उनकी इमेज है, याद रखिएगा शी इज अ वुमेन, तो आने के चांसेस हैं सामिया सुलूहू हसन, याद रखिएगा। तो पूछ सकते हैं आपसे कि कौन है अभी तंजानिया के प्रेसिडेंट, तो आपको नाम याद रखना है। आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तंजानिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट मुस्लिम मेयर इलेक्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट टाइम कोई मुस्लिम मेयर अपॉइंट हुए हैं और नाम है जोहरन मामदनी। याद रखिए जोहरन मामदनी जो है बहुत फेमस है, इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग से बहुत डांस वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और ये बने फर्स्ट मुस्लिम मेयर इलेक्टेड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में, तो देखते हैं नवंबर में क्या क्या नेशनल न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। बता दूं अब देश में टोटल 94 रामसर साइट हो गई हैं। अभी लेटेस्ट 94th रामसर साइट कौन सी बनी है? बिहार की गोगाबील लेक, याद रखिएगा ये बनी है इंडिया की 94th रामसर साइट। और इसके बाद इंडिया जो है अभी भी थर्ड, अगर एशिया की बात करें, मतलब एशिया को तो लीड ही करी, बट ओवरऑल बात करें तो इंडिया थर्ड रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूके में है 176, फिर मैक्सिको में है, और थर्ड नंबर पे इंडिया पे है 94 रामसर साइट्स इंडिया में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडिया का एक ओवरसीज एयरबेस था, नाम था अयानी एयरबेस। अब मैं था क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो अयानी एयरबेस है ये था आपका तजाकिस्तान में, आपको तजाकिस्तान कंट्री दिख रही होगी, और इंडिया ने अपना एयरबेस यहां से हटा लिया है, और बहुत ही शांति से इंडिया ने अपना इस एयरबेस को हटा लिया है। तो आपको याद है अयानी एयरबेस है ना, ओनली फुल फ्लेज ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी थी इंडिया की, और इंडिया ने अपन को वहां से रिमूव कर लिया अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। यूनेस्को ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया लखनऊ को, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ओके, और गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने में बड़ा आगे होगा, इसलिए लखनऊ को अपॉइंट किया है, मतलब रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। इससे पहले यूनेस्को देखिए जयपुर को, वाराणसी को, चेन्नई को, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, लखनऊ। ओके, तो 2025 में लखनऊ को किया है। फूड की क्वालिटी की वजह से गैस्ट्रोनॉमी आप देख सकते हैं हैदराबाद ऑलरेडी रह चुका है 2019 में, बट 2025 में इसने लखनऊ को किया है। 2015 में आप देखेंगे जयपुर और वाराणसी को म्यूजिक के लिए, और जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है, बट इस बार लखनऊ को किया गया है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16th फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बता दूं अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन होती है, और इसके जो चेयरमैन है ये है उनकी इमेज, जिनका नाम भी आपको याद रखना है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अरविंद पनाग्रिया। ओके, तो ये है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। ओके,
नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये अभी इस समय न्यूज में है। और क्यों न्यूज में? क्योंकि इनका बर्स्ट ऑफ बी आर अंबेडकर, देखिए बर्स्ट मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बी आर अंबेडकर जी की फेस दिख रहा होगा, उनके शोल्डर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी इमेज को हम बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी बी आर अंबेडकर की बर्स्ट इमेज जो है वो यूनेस्को के हेडक्वार्टर में, याद रखिएगा, इनॉग्रेट की गई है, अनवील की गई है, वहां पर रखी गई है यूनेस्को के हेडक्वार्टर में। और किस दिन किया गया? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे था, दैट इज 26 नवंबर को, ये याद रखिएगा, अनवील किया है यूनेस्को ने। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इसको नहीं पता, बता दूं, पेरिस में है, और वहां पर बी आर अंबेडकर की इमेज रखी गई है, इस तरह की बर्स्ट रखा गया है। और पीएम मोदी ने भी बड़ा खुशी जाहिर की है कि अंबेडकर, एक इमेंस प्राइड की बात है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में बी आर अंबेडकर की बर्स्ट रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंट्री का फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहले इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी। इसको हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, कंट्री की पहली इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीजेस। मैं आपको बताऊं, सिकल सेल डिसीजेस से मेनली जो इफेक्ट करती है ना, वो करती ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो उनके लिए ही ये, आप देखिए, उनके लिए बहुत एडवांटेज आएगा, क्योंकि पहला खुद का क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी डेवलप की इंडिजीनियसली, और इसका नाम रखा गया है बिरसा 101। तो थेरेपी का नाम क्या रखा गया? बिरसा 101। और क्यों रखा गया बिरसा 101? क्योंकि इस साल 15 नवंबर, आपको पता होगा, बिरसा मुंडा जयंती भी हम बनाते हैं, और उनकी 158th एनिवर्सरी थी। ऑन 15 नवंबर उनकी 158th एनिवर्सरी थी। तो देख सकते हैं बिरसा 101 लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में क्वेश्चन डन मानिए, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज में। तो नेशनल न्यूज के बाद इंटरनेशनल न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले शेख हसीना की बात करते हैं, हु वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब इनको डेथ सेंटेंस दे दिया है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने। याद रखिए, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल जो कि बांग्लादेश में है, उसने एक वर्डिक्ट दिया है, उसमें शेख हसीना को डेथ सेंटेंस मिल गया। और बता दूं मैं, श्रीलंका, अभी जो आपकी शेख हसीना है वो इंडिया में रह रही है इस समय, ठीक है। वो बांग्लादेश से भाग चुकी है और इंडिया में रह रही है, ठीक है। और इस पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया कि वो वहां पर है नहीं, ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा के अकॉर्डिंग उनको ये डेथ सेंटेंस दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, ठीक है। तो वर्ल्ड की पहली कंट्री टू इंप्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको। अब सोचेंगे जनरेशनल बैन क्या होता है? जनरेशनल बैन मतलब ये होता है, वो एक दिन डिसाइड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2007 डिसाइड कर लिया, बोला 2007 के बाद किसी का बर्थ हुआ होगा, वो टोबैको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए जनरेशनल बैन किया है, ठीक है। तो ये किया है मालदीव्स ने, ठीक है। वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है, इसने टोबैको को बैन किया है। और इसने बोला है कि जो लोग भी, जिनका बॉर्न 1 जनवरी 2007 के बाद, याद रखिएगा, जन्म हुआ है, वो सेल और यूज नहीं कर सकते टोबैको को। इट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, तो ये आपको याद रखना, मतलब आगे की जनरेशन को वो प्रिजर्व कर रहे हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है काल चक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी। ये क्या होती है काल चक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी? मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है नवंबर में भूटान जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे सेरेमनी हुई थी काल चक्र, दैट इज कॉल्ड व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी भी कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, याद रखिएगा, विथ भूटान किंग के साथ मिलकर उन्होंने इस क्या कहते हैं व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी को पार्टिसिपेट किया। ओके, तो याद रखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर भूटान गए थे नवंबर में। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू जो है नवंबर मंथ में 2 कंट्रीज जाती हैं अफ्रीका की, एक का नाम है अंगोला कंट्री और एक का बोत्सवाना कंट्री। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट 6 डे की विजिट थी पहले, याद रखिए, और वो पहली विजिट है किसी प्रेसिडेंट द्वारा, इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा, इनटू बोथ कंट्रीज। तो बड़ी बात है, आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं गया है। 6 डे की ऑफिशियल ट्रिप थी अंगोला और बोत्सवाना कंट्री पर, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने भी विजिट किया नवंबर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। कौन सी कंट्री बनी है फर्स्ट कैशलेस कंट्री? वो बनी है स्वीडन। याद रखिएगा, स्वीडन वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री बनी है। ओके, नेक्स्ट है ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, नाम है जेर बोल्सोनारो। ओके, इनको जेल हुई है, 27 साल की जेल हुई है, ठीक है। और क्यों हुई है? 27 ईयर्स की अप्रोक्सीमेटली जेल क्यों हुई है? बिकॉज ये इन पर गिल्टी पाए गए हैं कि इन्होंने मिलिट्री कूप और ब्राजील का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, इसलिए इनको गिल्टी पाया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टेट की न्यूज में, देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी।
तो सबसे पहले बिहार असेंबली इलेक्शन बता दूं, बिहार में इलेक्शंस हुए और बिहार में एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी हासिल की। देख सकते हैं एनडीए के पास टोटल सीट है 202। आप सोच सकते हैं कितनी, मतलब टोटल सीट थी 243 वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की, और जो एनडीए है उसने 202 सीट जीती, जो कि बहुत ही बंपर जीत उनकी थी। और देखते हैं महागठबंधन जो 35 सीट्स में ही सिर्फ रह गया। ओके, और एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट बना ली और जो सीएम बने हैं वो बने हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट, बिल टू ऑफिशियली बैन पॉलीगैमी इन द स्टेट। मैं बता दूं ये बिल पास भी हो चुका है, और ऐसा बिल जिससे पॉलीगैमी मतलब अगर कोई आपकी शादी हो चुकी है और आप दोबारा शादी करते हैं तो आप पर बैन लगेगा, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट अगर आपकी एक वाइफ है और आप दूसरी शादी कर रहे हैं उस वाइफ के होते हुए, पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बैन हो जाएगा। और ये करने वाला स्टेट बना है असम। असम बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में वुमेन्स को हम देखते हैं किस तरह उनकी एक शादी हो जाती है, फिर आप दूसरी शादी कर रहे हो, ठीक है, उससे डाइवोर्स लिया नहीं, आपने दूसरी शादी कर ली, पॉलीगैमी की प्रैक्टिसेस, ठीक है। मुस्लिम रिलीजन में हम देखते हैं बहुत ज्यादा ये पॉलीगैमी देखी जाती है, बट अब आजकल मुस्लिम्स में मेरे ख्याल से मल्टीपल मैरिजेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर आप करते हैं तो याद रखिए असम में 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इवेंट्स और सबमिट्स में। देखते हैं कौन कौन सी इवेंट्स और सबमिट्स नवंबर मंथ में न्यूज में थी। ओके, सबसे पहले है कॉप 32। देखिए ये समिट 2027 में होगी, अभी हुई नहीं है, 2027 में होगी। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो UNFCCC की मीटिंग है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग है 2027 की, वो कहां होने वाली, वो होस्ट करेगी इथोपिया। कौन होस्ट करेगी, इथोपिया। और 2026 की जो अगले साल होगी वो टर्की होस्ट करेगी। अब आप कहेंगे सर वो कॉप 31 होगी जो टर्की होस्ट करेगी 2026 में, 2027 में कॉप 32 हो गई, बट कॉप 30 किसने होस्ट किया इस साल 2025 की। इस साल जो होस्ट किया है, यानी कि जो 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी कॉप 30, वो होस्ट किया ब्राजील के बेलेम ने। तो बेलेम ब्राजील में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 21 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस की गई है। ओके, नेक्स्ट G20 की अभी सबमिट हुई 2025 में, और ये 20th एडिशन की G20 सबमिट थी जो कि 21 से 23 नवंबर तक थी। ये G20 सबमिट में आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस सबमिट पे पहुंचे। ये सबमिट हुई थी जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग साउथ अफ्रीका याद कर लेते हैं, जोहानसबर्ग भूल जाते हैं, ठीक है। और इस बार की थीम थी सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। देखिए ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की अगर बात करें तो इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 जो कि न्यू दिल्ली में होगी। और बता दूं यहां पर 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात की जाती है इस बिग कैट समिट में। 7 बिग कैट्स जो है वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जागुआर, चीता और प्यूमा। तो इनकी जो है कंजर्वेशन के लिए ये समिट जो है 2026 में इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट है साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसको इनॉग्रेट किया, जो कि 19 नवंबर के अराउंड इनॉग्रेट किया गया है ना। तो ऑफकोर्स नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन के लिए ये समिट की गई थी। ओके, अब हम आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी नवंबर मंथ में। सबसे पहले आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 हुआ, जो 13th एडिशन का क्रिकेट वर्ल्ड कप था वुमेन्स का। ओडीआई फॉर्मेट में था, 50 ओवर फॉर्मेट में था, ठीक है। यानी कि इसको जीता है किसने, इंडिया ने जीत लिया है, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा दिया। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, 13th एडिशन था ये। इसको होस्ट कर रहा था इंडिया और श्रीलंका, 2 कंट्रीज जो है वो इसको होस्ट कर रही थी। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025। तो बता दूं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो है अवनी लेखरा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि दुबई में हो रहा था, ठीक है। तो दुबई में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां पर अवनी ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, उनके वुमेन 10 मीटर राइफल में उन्होंने इस इवेंट में जीता है। ओके, नेक्स्ट ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि 6 नवंबर से 18 नवंबर तक इजिप्ट में, कायरो इजिप्ट में जो कैपिटल है वहां पर हो रहा था। इंडिया की ओवरऑल रैंक 3rd रही है, चाइना जो है वो रैंक 1 पे रहा है। इंडिया के साइड से देख सकते हैं दैट इज समर्थ राणा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, और न्यूज में भी बहुत रहे समर्थ राणा। ओके, नेक्स्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है, और इसके एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड कप 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक होगा। ओके, नेक्स्ट 2025 एशियन यूथ गेम्स, ये गेम्स में बता दूं आपको बहरीन में कंडक्ट किए गए, ठीक है। अक्टूबर में मतलब ये अक्टूबर 2025 में डेट्स थी इसकी, ठीक है। और इसमें टोटल इंडिया ने 48 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। मैं आपको बता दूं जो अगले गेम्स होंगे यही वाले गेम्स, दैट इज एशियन यूथ गेम्स,
तो अगले गेम्स जो होंगे 2029 के होंगे उज्बेकिस्तान में, 2031 के होंगे कंबोडिया में। ओके, देख सकते हैं रैंक 1 पे रहा चाइना, रैंक 2 पे उज्बेकिस्तान रहा, और इंडिया की जो रैंक थी वो 6th रैंक थी विद 48 मेडल्स। तो इंडिया की रैंक भी आपको याद रखना 6th रैंक है विद 48 मेडल्स। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन, ये किसने जीता? और ये खास बात है इंडियन प्लेयर ने जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्य सेन जो है उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन को जीत लिया है। ओके, सिडनी में इवेंट हुआ था। नेक्स्ट वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, इसको भी इंडिया ने जीत लिया है और चाइनीज की ताइपी को फाइनल में हरा दिया। ये इवेंट हो रहा था ढाका बांग्लादेश में। ओके, और इंडिया का सेकंड कंसेक्यूटिव कबड्डी वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने जीता है। ओके, नेक्स्ट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जो कि कहां हो रही थी? ये हो रही थी ढाका में, दैट इज एट बांग्लादेश, और इंडिया रैंक 1 पे रहा। दैट इज अ ग्रेट थिंग, इंडिया रैंक 1 पे था विद 10 मेडल्स में 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025, बता दूं ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल जो लिखा हुआ है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, ये हो रहा था नोएडा के उत्तर प्रदेश में, और टोटल इंडिया ने इस वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में 9 मेडल जीते, जिनमें से 7 वुमेन ने जीते और 2 मेन ने जीते। तो बड़ी बात हो जाती है, वुमेन से 7 मेडल्स आपको यहां जिता के दिए हैं, है ना, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2025 FID वर्ल्ड कप चैंपियन, याद रखिएगा ये एक चेस का चैंपियन वर्ल्ड कप था, और ये FID वर्ल्ड कप चैंपियन जो हुआ है ये हुआ है गोवा में। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 27 नवंबर तक ये इवेंट चला है। 11th एडिशन का वर्ल्ड कप था और इसको जीता है दैट इज ज़ेवोकिर सिंदरोव ने। ओके, जो कि उज्बेकिस्तान का प्लेयर है और इसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ओके, आप देख रहे हैं कितना यंग प्लेयर है ये, ठीक है। नेक्स्ट राहुल VS जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ, मैंने अभी बताया आपको चेस का वर्ल्ड कप हुआ, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था इंडियन लेजेंड विश्वनाथ आनंद के नाम पर, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। ओके, नेक्स्ट 2026 हॉकी का वर्ल्ड कप FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ये कहां होने वाला है? ये होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों कंट्रीज में, याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो इंडिया में होंगे 2030 के, और इंडिया में इसको होस्ट कर रहा है अहमदाबाद, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े गेम्स जो है वो इंडिया में होंगे। ओके, नेक्स्ट FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, याद रखिएगा ये होस्ट जो कर रहा है इस मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को वो कर रहा है इंडिया। इंडिया में चेन्नई और मदुरई, मतलब देख सकते हैं तमिलनाडु में ये हो रहा है आपका FIH दैट इज हॉकी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। ये 28 नवंबर से स्टार्ट और 10 दिसंबर तक ये इवेंट चलेगा। ओके, आई होप इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीते। नेक्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2025, और ये फर्स्ट टाइम ब्लाइंड का वुमेन 2020 वर्ल्ड कप हुआ और इसको इंडिया ने जीत लिया। ये इवेंट हो रहा था आपका श्रीलंका में, और इंडिया ने फाइनल किसको हराया? नेपाल को हमने फाइनल मैच में हरा दिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो ब्लाइंड वुमेन जीती है उनसे मुलाकात भी की है। नेक्स्ट ATP फाइनल्स टाइटल 2025, बता दो टेनिस का टूर्नामेंट है और जेनिक सिनर ने इस टूर्नामेंट को जीता है और उन्होंने फाइनल में हराया है कार्लोस अल्कराज को, फाइनल में हरा दिया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जेनिक सिनर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट 2025 समर डेफ ओलंपिक्स, ये अभी रिसेंटली इवेंट हुआ 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। डेफ जो होते हैं, याद रखिए जो सुन नहीं सकते, उनके लिए ये इवेंट होता है और ये इस बार होस्ट कर रहा था, इसको टोक्यो जापान जो है वो होस्ट कर रहा था। सबसे ज्यादा मेडल्स जो है इसमें यूक्रेन ने जीते हैं 101 मेडल्स, और इंडिया जो है वो रैंक 6th पे रहा है, आप देख सकते हैं 20 मेडल्स, 9 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया रैंक 6th पे था। ओके, अब हम आते हैं अपने इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स में, देखते हैं नवंबर मंथ में क्या क्या इंडेक्स और रैंकिंग इंपॉर्टेंट थी। ओके, सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, ठीक है, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। ओके, और टॉप 3 पोजीशन जो है वो इस बार एम्प्टी थी। 4th पे डेनमार्क था, मतलब डेनमार्क से स्टार्ट हुआ है। ओके, और ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया जो यूनाइटेड नेशन की मतलब COP30 की समिट हुई जो कि बेलेम ब्राजील में हुई, वहीं पे इसको रिलीज किया गया। इंडिया की जो रैंक है वो हुई, आप देख सकते हैं 23rd पोजीशन पे इंडिया पहुंच गया है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग हैज बीन अ मेजर डिक्लाइन, हमारी रैंकिंग जो है वो 23rd पोजीशन पर है ना। नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसको भी जर्मन वॉच पब्लिश करता है, इसमें इंडिया की रैंक 9th है ग्लोबली। ओके, और रैंक 1 2 3 पे जो है वो डोमिनिका रिपब्लिक, म्यांमार और हॉन्डुरस जो है वो टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं एक्सट्रीम वेदर से, और इंडिया जो है वो रैंक 9th पे है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और ये जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 86th पोजीशन इंडिया की रैंकिंग है, और डेनमार्क जो है वो रैंक 1 पे है। ओके, नेक्स्ट क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, और इसमें आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली जो है उसे टॉप किया है। देखिए इंडिया के इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से तो आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है। कैसे? सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम कंट्रीज टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन जो रहा वो आईआईटी दिल्ली रहा। ओके, बट ओवरऑल इसकी रैंकिंग 59 थी। ऑफ कोर्स इंडिया के साइड से रैंक 1 कह सकते हो, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी रैंकिंग ही 59 इंडिया को मिली है, वो मिली आईआईटी दिल्ली को। ओवरऑल रैंक 1 पे जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है वो रैंक 1 पे था, और इंडिया की जो रैंक थी 59 से स्टार्ट हुई और वो थी आईआईटी दिल्ली की। नेक्स्ट है इंडिया डर्टीएस्ट सिटी, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आई, और डर्टीएस्ट सिटी जो है वो निकली है मदुरई, याद रखिएगा, फॉलोड बाय लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु, बट मदुरई जो है वो डर्टीएस्ट सिटी है ना। ये भी रिपोर्ट आई स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिलीज अंडर स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर रिलीज की गई, तो ये बात पता चला। ओके, नेक्स्ट हुरुन इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025। इसमें अगर बात करें तो शिव नडार एंड इस फैमिली जो है वो मोस्ट जेनरस डोनर जो है इस लिस्ट में आए हैं। उन्होंने करीबन 2708 करोड़ रुपीस जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में डोनेट किए हैं। मतलब आप देख सकते हैं करीबन 7.4 करोड़ पर डे जो है उन्होंने डोनेट किया। और बता दूं ये फाउंडर किस चीज के हैं, आप सोचेंगे शिव नडार किस के हैं, फाउंडर ऑफ HCL टेक के फाउंडर है। ओके, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हुरुन इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट में रैंक 1 पे कौन है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025। इस एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd है। रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना है, और इंडिया जो है रैंक 3rd पे। नेक्स्ट जकार्ता इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी। ये बता दूं मैं आपको, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चला जो इंडोनेशिया की जकार्ता है, ठीक है, वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी बनी है ना। और जो ढाका है उसने 2nd प्लेस पे आई है, और मोस्ट पॉपुलस सिटी बन गई है आपकी जकार्ता। ठीक है, अब हम आते हैं फेस्टिवल्स में, देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स जो थे वो न्यूज में थे इस नवंबर मंथ में। सबसे पहले है 2nd भारतीय कला महोत्सव। ओके, बता दूं देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस 2nd भारतीय कला महोत्सव को इनॉग्रेट किया, जो कि सिकंदराबाद से इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इस फेस्टिवल में जो हमारा स्टेट्स है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसके जो रिच और डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है उसको इस फेस्टिवल में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, और द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी इमेज। नेक्स्ट है 44th इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये ट्रेड फेयर हुआ था न्यू दिल्ली में। थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र एंड बिहार जो है वो पार्टनर स्टेट्स थे, और झारखंड जो था वो फोकस स्टेट है इस 44th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है दैट इज चावंगकुट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल मणिपुर का है। ठीक है, ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है फॉर अ गुड हार्वेस्ट सीजन के लिए, ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, और 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो सिक्किम गैंगटॉक में कंडक्ट किया गया 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। याद रखिएगा 13th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है जिसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, वो चीज यहां पर कंडक्ट की गई सिक्किम में। नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बता दूं नागालैंड का है, और नागालैंड ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसकी अपकमिंग पार्टनर है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 की। ये फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक किशामा कोहिमा में कंडक्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। ये गीता महोत्सव मैं बता दूं 10th एडिशन का इंटरनेशनल गीता महोत्सव था, और ये हरियाणा में हो रहा था। हरियाणा के गवर्नर आसिम कुमार घोष ने इनॉग्रेट किया। सरस और शिल्प मेला इन कुरुक्षेत्र, और इसी मेला से याद रखिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव का भी ओवरऑल इनॉग्रेशन हुआ, जो कि 21 डेज का ये महोत्सव आप देख सकते हैं 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये होगा, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो पार्टनर कंट्री है इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव की, और मध्य प्रदेश जो है वो पार्टनर स्टेट है इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव का। ओके, नेक्स्ट है 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है IFFI 56। इसमें 28 से लेकर 28 नवंबर तक ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, जो कि गोवा में कंडक्ट किया गया। थीम थी कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। ओपनिंग फिल्म थी द ब्लू ट्रेल, और क्लोजिंग फिल्म जो थी अ यूजफुल घोस्ट, ये क्लोजिंग फिल्म थी। ठीक है,
इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड मिला है स्किन ऑफ यूथ, वियतनाम की मूवी है स्किन ऑफ यूथ, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत, याद रखिए सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है, याद रखिए रजनीकांत को। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली या तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड पूछेंगे या तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज रोलिन फेस्टिवल। रोलिन फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उनके एंशिएंट फेथ और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए फेस्टिवल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दिव्य कला मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है दिव्य कला मेला। और ये इस टाइम पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज किया गया। और बहुत सारे आर्टिसंस, एंटरप्रेन्योर्स, परफॉर्मर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग इस मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अवार्ड्स में, देखते हैं कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि नवंबर मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। अवार्ड्स की बात करें तो 2025 बुकर प्राइज, कनाडा हंगरियन ब्रिटिश राइटर है, नाम है डेविड साजले। ओके, और इनको मिला है, याद रखिए क्या मिला है इनको, बुकर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। और किस चीज के लिए मिला है, ये मिला है उनकी बुक, नॉवल आप देख सकते हैं, नॉवल का नाम है फ्लैश। फ्लैश के लिए उनको ये बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2024। देखिए अवार्ड 2024 का है, बट दिया गया है नवंबर 2025 में। ओके, रैंक 1 पर कौन आया नेशनल वाटर अवार्ड्स पे, महाराष्ट्र, रैंक 2 पे गुजरात और रैंक 3 पे हरियाणा। ओके, नेक्स्ट आमिर खान को मिला है फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, जो पुणे में उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कीर्ति सुरेश, अभी मैंने आपको बताया इनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है वो कीर्ति सुरेश जो एक्टर है उनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024, ये मिला है, याद रखिएगा, वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है चिले कंट्री की, नाम है माइकल बैचलेट। ओके, और इनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 जो है ये अवार्ड मिला है चिले की फॉर्मर प्रेसिडेंट को। ओके, अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस नवंबर मंथ में इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले है ऑसिंडेक्स 2025, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, ये 2015 से कंडक्ट की जा रही है। और इंडियन नेवल शिप INS शाहदरी जो है उसने पार्टिसिपेट किया इस ऑसिंडेक्स 2025 में। ये एक्सरसाइज जो है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, याद रखिएगा, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में कंडक्ट की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है मित्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज, 11th एडिशन का ये एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज कर्नाटका के बिलागवी में जो है कंडक्ट की गई। और ये एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 10th नवंबर से 23rd नवंबर तक कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। ओके, ये एक्सरसाइज इंडिया की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मेचुका में कंडक्ट की गई। ओके, और ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025, ये 19th एडिशन की एक्सरसाइज थी, जो कि एनुअल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया और नेपाल की एक कॉमन एक्सरसाइज है जो 25 नवंबर से स्टार्ट हुई और 8 दिसंबर को कंप्लीट होगी। ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है कंडक्ट की जा रही है। ओके, 19th एडिशन की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबर 2025, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो क्वाड कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक्सरसाइज नॉर्दर्न पैसिफिक में गुआम आइलैंड्स के पास कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज, इंडिया वियतनाम की आर्मी एक्सरसाइज जिसका 6th एडिशन था इंडिया वियतनाम का आर्मी एक्सरसाइज का, जिसका नाम है विनबेक्स, याद रखिएगा विनबेक्स जो है इस एक्सरसाइज का नाम है, जो कि हनोई दैट इज वियतनाम में कंडक्ट की गई है इस नवंबर मंथ में। ओके, नेक्स्ट है अजय वॉरियर 25 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बता दूं 8th एडिशन की एक्सरसाइज थी अजय वॉरियर 25, जो इंडिया और यूके की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसको कहां कंडक्ट किया गया, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान, वहां पर कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो 3 चीजें हैं, आप यहां पर देख सकते हो क्या क्या 3 चीजें हैं जो इस बार इंडिया 2026 में होस्ट करने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक है एक्सरसाइज मिलान 2026 और एक है IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ
IONS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ओके, कॉन्क्लेव ऑफ चीफ जो है, ये तीनों एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम की बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स हैं जिसको इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और कहां होस्ट कर रहा है? 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट ये इंडिया होस्ट करेगा फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम, दैट इज आंध्र प्रदेश में होस्ट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक में, देखते हैं साइंस एंड टेक में नवंबर मंथ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट सन कैचर टू टेस्ट एआई डाटा सेंटर्स इन स्पेस। तो एआई डाटा सेंटर्स स्पेस में टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन देंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ऑप्शन देंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज गूगल। नेक्स्ट है विक्रम वन। ये विक्रम वन क्या है बताता हूं मैं आपको। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में, और उनका वर्चुअली उनकी कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट वर्चुअली रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम था विक्रम वन। वर्चुअली इन्होंने इस कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट को भी अनवील किया, ओके। स्काई रूट बता दूं लास्ट टाइम विक्रम एस के नाम से फेमस हुई थी नवंबर 2022 में, जब उसने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। तो अभी ये आपकी स्काई रूट जो है बड़ी फेमस कंपनी है, न्यूज में आती रहती है, ओके। नेक्स्ट है मुद्द नयोमा एयरबेस। अब आप सोचेंगे मुद्द नयोमा एयरबेस क्या है, ये पूछ सकते हैं एयरबेस है कहां पर। देखिए, अभी इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया और ये एयरबेस जो है वो आपका लद्दाख में है, ठीक है। और एयर स्टाफ के जो चीफ है उन्होंने ही इनॉग्रेट किया इस मुद्द नयोमा एयरबेस को, जो कि लद्दाख में है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं नवंबर मंथ में कौन कौन सी बुक्स न्यूज में थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में आई अंतिम दिन, बुक का नाम है अंतिम दिन, और ये लुधियाना जो कंट्री है वहां की ऑथर है, उनकी नॉवल है अंतिम दिन, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने लिखा अपनी लैंग्वेज में था, बट उसको भी कन्वर्ट किया गया है हिंदी में। साहित्य अकेडमी ने बुक को रिलीज किया है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ लुधियाना ऑथर, याद रखिएगा, दैट इज मेलनिकास। उनकी नॉवल थी द लास्ट डे, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया अंतिम दिन के नाम से, ओके। आप यहां पर देख सकते हैं इस बुक को साहित्य अकेडमी ने लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट है लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, डायरेक्टली पूछा आएगा। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, एक्चुअली इस बुक को बुकर प्राइज के लिए रखा गया था, बट अवार्ड तो मिला नहीं, बट ये बुक न्यूज में थी। ये बुक जो है किरण देसाई की है, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। नवंबर में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इंपॉर्टेंट है विद देयर थीम्स। सबसे पहले है नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ही 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, उनके एनिवर्सरी में। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, इसको हम 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो है उन्होंने रेडियो से एड्रेस किया था, ठीक है। 1947 में गांधी ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस न्यू दिल्ली में विजिट किया था, और फर्स्ट एंड ओनली टाइम वो विजिट किए थे, इसलिए हम 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे 2025, 14 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025, इसको 14 नवंबर को इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम जो थी वो थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जयंती 2025, बता दो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती जो स्टैब्लिश की गई, और इस बार 158th बर्थ एनिवर्सरी थी भगवान बिरसा मुंडा की, ओके। और हम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा भी सेलिब्रेट कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम थी सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉयज। नेक्स्ट है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, इसको हम 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी माय डे माय राइट्स एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरी डे 2025, 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको आप संविधान दिवस भी कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लिया था, साइन वगैरह सब हो गए थे, बट लागू नहीं किया था, मतलब कमेंसमेंट नहीं हुआ था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, बाकी एडॉप्ट वगैरह कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। और इसको फाइनली लागू कब से किया गया, कमेंस कब से किया गया, दैट इज 26 जनवरी 1950 से, ओके। तो इसलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे, ये भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिनका नाम था वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो उनकी एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं जीआई टैक्स, देखते हैं कुछ जीआई टैक्स जो है वो न्यूज में है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है दैट इज तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित,
ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अब ये तुंगबुक और पुनटोंग पुलित जिसको जीआई टैग मिला, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसको जीआई टैग मिला और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। तो पूछ सकते हैं कहाँ के, करेक्ट आंसर सिक्किम के। ठीक है, नेक्स्ट है अंबाजी मार्बल रिसीव्स द जीआई टैग। अंबाजी मार्बल कहाँ के हैं, जीआई टैग इसको मिला, ये है गुजरात के। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज पन्ना डायमंड। पन्ना के डायमंड जो है उनको जीआई टैग मिला। पन्ना डायमंड कहां से, मध्य प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑबिटरीज में, देखते हैं किस किस की डेथ हुई है इस नवंबर मंथ में। सबसे पहले आते हैं धर्मेंद्र, जिनको आप ही मैन कहते थे इंडियन सिनेमा की। इनकी एट द एज ऑफ 89 जो है वो डेथ हो गई। वो बहुत अच्छे पर्सन थे धर्मेंद्र, है ना। आपने शायद शोले मूवी देखी होगी, है ना। और धर्मेंद्र को कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला था 2012 में, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित जो है, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई है ना। आप देख सकते हैं इनकी डेथ एट द एज ऑफ 71 ही हो गई, है ना। इंडियन सिनेमा में अपनी ड्यूअल कंट्रीब्यूशन, मतलब प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस के लिए, दोनों के लिए फेमस रही, बट इनकी अभी नवंबर में इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है एनडे श्री जो है वो पास्ट अवे हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये एक तेलुगु पोएट थे, ये उनकी इमेज है ना। और एट द एज ऑफ 64 ही इनकी डेथ हो गई। अब आप देखिए किसी की 89 में डेथ हो रही है, किसी की 64 में डेथ हो रही है, मतलब डेथ कभी भी हो सकती है किसी की भी। तो लाइफ को आपको अच्छे से जीना बहुत जरूरी है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये फेमस क्यों थे मैं बता दूं आपको, तेलुगु पोएट थे। इन्होंने तेलंगाना का जो स्टेट एंथम है ना, वो इन्होंने कंपोज किया हुआ है, दैट इज वाई इज वेरी फेमस। नेक्स्ट है वेटरन एक्टर्स है, नाम है कामिनी कौशल। आपने शायद मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो लोग अभी के लोग हैं उन्होंने इनको देखा होगा मदर्स का रोल करते हुए। इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है दैट इज सालू मादा तिमक्का। ओके, इनकी डेथ हो गई। बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट रही हैं, ये उनकी इमेज है। इनको इवन 2019 में पद्मश्री भी दिया गया था। इनकी एज देखिए 114 ईयर्स, तो आप सोचिए किसी की एज कितनी ज्यादा है। ठीक है, उसकी डेथ हो रही है, किसी की 64 में ही डेथ हुई जा रही है। तो लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन बता दो नोबेल प्राइज विनर है जेम्स वॉटसन। इन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को स्टैब्लिश किया था, आपको याद होगा, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब लेकिन जो जेम्स वॉटसन है उनकी डेथ हो गई है, नोबेल प्राइज विनर की। ओके, नेक्स्ट जो है फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर है ना, नाम है मैनुअल फेडरिक। ओके, तो मैनुअल फेडरिक जो है फॉर्मर इंडियन गोलकीपर है, इनकी डेथ हो गई है। तो इनका नाम भी आपको याद है, केरल से बिलोंग करते हैं, एज है इनकी 78। ओके, अब हम आते हैं अपने मिसलेनियस पार्ट में। मतलब ऑबिटरीज कंप्लीट कर दिया है, हम अपने मिसलेनियस पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस पार्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एशिया का टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड रामा। एशिया टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड रामा, और ये जो स्टेच्यू है इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, कहां पर, गोवा में। तो ये खास बात, आप लोग गोवा घूमने जाते हैं तो एशिया की टॉलेस्ट स्टेच्यू लॉर्ड रामा की वहां आ गई है, जरूर विजिट करिए, साउथ गोवा में है। 77 फीट टॉल है ये। ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और जो स्कल्प्टर है, बहुत फेमस स्कल्प्टर आपने सुना होगा, राम वी एस सुत्तर, उन्होंने ही इसको बनाया है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो साइक्लोन इस नवंबर मंथ में न्यूज में आए, दोनों पूछ सकते हैं। पहला है, अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लास्ट टाइम मैंने साइक्लोन मोन्था के बारे में आपको पढ़ाया था, इस बार मैं पढ़ा रहा हूं साइक्लोन सेन्यार के बारे में। देखिए साइक्लोन सेन्यार जो है ये आपका आया, इसका जो लो प्रेशर बना, मतलब ओरिजिनेट हुआ मलेशिया और स्टेट ऑफ मलक्का जो है ना वहां पर। इसका इंपैक्ट इंडोनेशिया में देखने को मिला। ठीक है, इस साइक्लोन का, है ना। और ये साइक्लोन जो आप देख सकते हैं साउथ अंडमान सी जो है वहां पर ये साइक्लोन का इंपैक्ट रहा, है ना। ज्वाइनिंग एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल जो है वहां इसका इंपैक्ट रहा। इसका नाम जो है साइक्लोन सेन्यार, मेनली इंपैक्ट इंडोनेशिया में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, और इसका नाम जो है वो रखा है यूएई ने, इसका नाम रखा था। ठीक है, उसका एक साइक्लोन न्यूज में आया साइक्लोन दितवा। ओके, साइक्लोन दितवा की अगर बात करूं, ये बहुत न्यूज में आया, हमने देखा श्रीलंका में बहुत सारी डेथ्स हो गई इस साइक्लोन की वजह से। इस साइक्लोन की नेमिंग जो की वो यमन ने की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका इंपैक्ट श्रीलंका में आया, बट इसका नेमिंग जो है वो यमन कंट्री ने इसकी नेमिंग की है, मतलब इसका नाम जो है वो यमन ने रखा है, इस सेन्यार का नाम यूएई ने रखा है। ठीक है, और इसका इंपैक्ट इंडिया में भी पुदुचेरी तमिलनाडु में देखने को मिला है। ओके, तो दोनों साइक्लोन आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। अब देखिए जब ये साइक्लोन दितवा आया श्रीलंका में, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए श्रीलंका के लिए इंडिया ने ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट फाइटर जेट तेजस क्रैश। आपने सुना होगा दुबई एयर शो में जो तेजस है हमारा वो क्रैश कर गया।
और जो न्यूज में भी बहुत रहा, वहां पर एरियल जो मैनोवर होते हैं, मतलब एक्टिविटीज होती है, उसको परफॉर्म कर रहा था। और यहाँ पर जो विंग कमांडर है नमश सयाल, उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दुबई एयर शो में हमारा तेजस जो अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है। ओके, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, देखिए ये ऑपरेशन तो बहुत पुराना ऑपरेशन है, बट हम देखते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू हर बार न्यूज में रहता है कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है बाय आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये रेस्क्यू मिशन रहता है। रेलवे इस पे वर्क करती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और जो बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, उनको यहाँ पर बचाया जाता है थ्रू ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ओके, नेक्स्ट, द रामनमी ट्राइब, देखिए ये न्यूज में क्यों आ गई, ये इसलिए न्यूज में आ गई, ये ट्राइब के बारे में भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है ये ट्राइब। ठीक है, रामनमी ट्राइब। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और 2 रामनमी ट्राइब के मेंबर्स को अपने पास आने दिया। ठीक है, देखिए ये जो रामनमी ट्राइब होती है, ये पीकॉक फेदर क्राउन पहनती है। आप देखिए पीकॉक का फेदर करके देख सकते हैं यहाँ पर, क्राउन इस तरह वो पहनती है। ठीक है, ये ट्राइब जो है लॉर्ड रामा की बहुत पूजा करती है और अपने टैटूज बनाती है लॉर्ड रामा के। ठीक है, और अपने टॉप पे आप देख सकते हैं पीकॉक फेदर हेड गियर पहनती है ये ऊपर से। ठीक है, और जनरली आप देखिए महानदी रिवर जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, वहां पर आपको ये ट्राइब्स मेनली दिख जाएगी, और कुछ महाराष्ट्र उड़ीसा में भी दिख जाएगी, बट मेनली जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इनसे मिले भी हैं। ओके, इसलिए रामनमी ट्राइब न्यूज में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है पीएमओ का जो नाम था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नया नाम हो गया है सेवा तीर्थ। अब आप देखिए सेवा तीर्थ के बारे में आपको बताता हूं। देखिए अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो पीएमओ आपने देखा होगा, इंडियन पीएमओ जो है उसको अब रीलोकेट कर दिया गया है। पहले जहां था उससे वहां से हटा दिया गया है, और पहले वो एक्चुअली साउथ ब्लॉक में हुआ करता था, बट अब जो न्यूली बिल्ड कॉम्प्लेक्स बनाया ना सेवा तीर्थ, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और उसके सेवा तीर्थ जो 1 है उसमें मेन बताऊं, जो सेवा तीर्थ है ना उसमें 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला है सेवा तीर्थ 1 जिसमें पीएमओ रखा गया है, एक है सेवा तीर्थ 2 जहां पर कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, और सेवा तीर्थ 3 जो है वो एनएसए का ऑफिस है। ठीक है, तो इसको जो है शिफ्ट किया गया है न्यू सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया वहां पर। तो पूछेंगे पीएमओ का रीनेम किया गया है, तो यार ये सेवा तीर्थ के नाम से कर दिया गया है क्योंकि वहां पर अब शिफ्ट हो गया है, तो अब सेवा तीर्थ के नाम से फेमस हो गया है ये। ठीक है, इवन मैं आपको बता दूं राजभवन जो है उसको बोला गया है कि अब लोक भवन किया जाएगा, राज्य निवास जो है उसको लोक निवास किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज हो रही है। सरकार अब जो नेम एक तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब पावर को दिखाती थी ना कि सर्विस को। ठीक है, इसलिए नेम चेंज किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर नाम चेंज करने से क्या होता है, देखो अब नाम से ही असर होता है ना, नाम ही इतना पावर है ना, तो पावर सेंट्रिक होता था, लोग डरते थे मतलब उससे, तो अब थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड लोक सेवा तीर्थ, तो लोगों को लगेगा यार हमारी सेवा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसकी रीनेमिंग की गई है। ठीक है, तो ये नवंबर मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो यहां पर होती है कंप्लीट। मैंने सारी करंट अफेयर्स आपको क्विकली रिवाइज करवा दी है। जाते जाते मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स है, नवंबर से तो सिर्फ एग्जाम निकलेगा नहीं आपका, आपको पूरे लास्ट 11 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, दैट इज जनवरी टू नवंबर पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। उसके लिए मैं आपको एक 11 मंथ की एक बुकलेट दे देता हूं। 16 पॉइंट में इस बुकलेट को मैंने बनाया है टॉपिक वाइज, आप देख सकते हैं अवार्ड्स, इंडेक्स, रैंकिंग, इवेंट्स, सब कुछ यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। ये बुकलेट टोटल करीबन 110 पेजेस की है अप्रोक्सीमेटली। आप देखिए पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर मेंशन है, आप इजीली इसको पढ़िए और गो थ्रू करिए, एग्जाम में चले जाइए। ठीक है, कैसे मिलेगी बुकलेट, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं सर हमें व्हाट्सएप से नहीं एप्लीकेशन से बाय करना है, तो लिंक मैंने अपने एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस को, और वहां से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्या? बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दे दूंगा। जनवरी से नवंबर तक के 2400 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ डिस्क्रिप्शन विथ इमेजेस आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए ऐसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेक्ट सन कैचर जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर गूगल हो गया। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी का लखनऊ हो गया। तो ऐसे करके याद रखिए आपको क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी सेम, या तो आप व्हाट्सएप करिए लेने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए अगर आप ऐप से डाउनलोड करते हैं तो ऐप जब आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको आप बाय कर लेना। अब आप कहोगे सर इसको क्यों बाय करें, क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, और अगर आपको स्टैटिक जीके चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस के बहुत
डिफिकल्ट होते हैं, तो वो भी स्टैटिक जीके भी यहां पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जीएस के जो एमसीक्यूज है ना वो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो तीनों चीज का कॉम्बो है, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करो। इसमें आप ये कूपन कोड लगा देना 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी कोर्स में मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिए जिसको कोर्स नहीं लेना है उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप ओनली व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और ऐप से बाय करना है तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। बहुत लोगों ने डिमांड की थी सर नवंबर मंथ का लेक्चर बना दीजिए, मैंने पूरी तरीके से पहले मैं स्टडी करता हूं, क्योंकि देखो 30 नवंबर को तो मंथ कंप्लीट हुआ था, ठीक है, फिर मैं 1-2-3 दिन प्रॉपर इसकी पीपीटी बनाता हूं और उसके बाद मैं लेक्चर को लेकर आता हूं। मैं चाहूं तो इसको तुरंत बना दूं, बट वो इफेक्टिविटी नहीं आएगी, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, इसलिए इसको टाइम लेके बनाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, जितना आप लाइक करेंगे मैं आपके लिए आगे के भी जैसे दिसंबर मंथ का भी करंट अफेयर्स बनाऊंगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनके एग्जाम्स हैं उनको शेयर करिए कि टू द पॉइंट कैसे पढ़ा जाता है बिना वेस्टिंग नॉट अ सिंगल मिनट। मैंने आपका 1 मिनट वेस्ट नहीं किया होगा, पूरे टाइम मैंने पढ़ाई की बात की और टू द पॉइंट मैंने आपको पूरा ये चीज पढ़ा दी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स हम यहां पर लॉन्च करेंगे, तो आप उसको भी फॉलो करते रहिएगा। और आप अगर चाहते कोई आपके लिए कोई लेक्चर स्टार्ट करें तो आप कमेंट बॉक्स में ओपन करिए, हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ के भी उन लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं पता चलेंगे। कोई भी डाउट क्वेरीज है या तो आपको नोट्स लेना है तो ये नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।